लाल इश्क, लेखक पीयूष श्रीवास्तव। एपिसोड 3, नाकाम कोशिश। सुनैया के भागते ही बब्बन अपना माथा पकड़ के बाहर आया। माथे से खून निकल रहा था। खटिया पे औंधे पड़े लल्लन को लात मार के जगाया। साले पीने के बाद तो मुर्दा हो जाते हैं। अबे लल्लन उठो, साले तुम्हारे भाई का सर फोड़ दो उस कुतिया ने। उठ। लल्लन ने जैसे तैसे आंख खोली। बब्बन के माथे पर खून देखकर वो हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और बोला, जे का होगो, कैसे लग गई? अरे उस कुतिया ने सर फोड़ दो। बब्बन की हालत देखकर लल्लन को हंसी आ गई तो वो बोला, कहा बब्बन भैया, लौंडिया से पिट गए? साले तुम्हें हंसी आ रही है? ये दोनों बात कर रहे थे तभी वहां चमन भी आ गया और बोला, जे चोट भैया, का होगो, किते से गिर पड़े? अरे सवाल ही पूछत रहोगे कि अंदर से जाके हल्दी चूना भी लेके आओगे? लात है। हंसते हुए लल्लन दौड़कर अंदर गया। बब्बन बोला, तुम्हारी लोगई का किया धरा है, सर फोड़ के भाग गई? तो चमन आश्चर्य से बोला, का बोल रहे हो, सुनैया भाग गई? हाँ, साली दिखन बस की सीधी है। कितनी देर हुई, किते भागी, जल्दी बताओ। जंगल की तरफ, अबई 5 मिनट पहले। साली जाएगी किते, लात है पकड़ के। चमन पीछे की ओर भागा। लल्लन ने चमन को जंगल की ओर भागते हुए देखा तो पूछा, किते दौड़ लगा रहा? सुनैया भाग गई का? रुक, हम भी आते हैं। लल्लन ने जल्दी से हल्दी बब्बन की चोट पर लगाई और बब्बन से कहा, हम भी जा रहे हैं चमन के साथ, मिल जाए तो कचर कचर के मारेंगे। तुम्हारी तरफ से भी 2 लगाए हैं। 2 में कछु नहीं होगा, तुम तो बस हमारे सामने लाके खड़ा कर देना। बब्बन की बात सुनकर लल्लन ने हल्दी की कटोरी खटिया पर ही रखी और दौड़ लगा दी। सुनैया जंगल के रास्ते भागी तो थी, लेकिन उसे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। तभी उसे सामने नदी दिखी। वो नदी के किनारे किनारे दौड़ने लगी। चांद आसमान में पूरा था, इसलिए रास्ता दिखने में दिक्कत नहीं हो रही थी। सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। सुनैया मन ही मन में बोली, कोई दिख का नहीं रहा, डेरा तो इतना ही था, शायद आगे होगा। वो तेजी से दौड़ने लगी। तभी उसे सामने उजड़े खेत में झोपड़ियां नजर आने लगी। वहां आग जल रही थी। 2-4 लोग बैठे हुए दिख रहे थे। वो खुश हो गई कि अपने डेरे पहुंच गई। वो तेजी से भागते हुए उनके पास गई, लेकिन जैसे ही लोगों के चेहरे दिखे वो परेशान हो गई। तो वो बोली, इते हमारा डेरा था, बंजारों का। इस पर एक आदमी ने जवाब दिया, वो तो कल ही चले गए, हम तो गांव के मजदूर हैं। का? मजदूरों के मुंह से डेरा जाने की बात सुनते ही सुनैया बहुत परेशान हो गई और बोली, बाबा हमसे मिले बिना ही चले गए? बाबा ऐसा काय करो, अब हम का करें काली माई? वो बड़बड़ाते हुए वहां से आगे बढ़ गई। फिर मन ही मन में बोली, अब हम किते जाएं? बाबा तुम हमसे मिलके तो जात, अब हम किते जाएं? काय बता के नहीं गए? अरे तुम्हें तो हमारी आखिरी उम्मीद थे बाबा, हम तो इतने बुरी तरह फंस गए। खुद से सवाल करते करते अचानक सुनैया के मन में ख्याल आया, जे नहीं हो सकत कि तुम मिलने ना आया हो, जरूर इन हरामियों ने मिलने नहीं दिया होगा। अब हम किते जाएं? ये सब सोचते हुए सुनैया जंगल के रास्ते भाग रही थी। तभी उसे सड़क दिखी। वो सड़क की ओर भागी। मन ही मन खुद से बातें करती जा रही थी, कोई गाड़ी मिल जाए तो जल्दी से इस जगह से बाहर हो जाए, साले पक्का ढूंढ रहे होंगे। वो सड़क के किनारे किनारे भागने लगी, मगर कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था। दूसरी ओर चमन और लल्लन जंगल में ढूंढते हुए उन्हीं मजदूरों के पास पहुंचे। कार धतूरा, कोई लौंडिया दिखी इते से भागते हुए? हाँ भैया, नदी किनारे किनारे भागी है,
इतने सीधे। साली ज्यादा दूर नहीं गई होगी, चलो देखत हैं। दोनों नदी किनारे किनारे भागने लगे, लेकिन सुनैया का कोई पता नहीं चला। यहां सुनैया ने 2-3 ट्रक कार को रोकने की कोशिश की, मगर कोई नहीं रुका। वो बदहवास सी सड़क के किनारे भागते हुए चली जा रही थी। तभी उसे एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखी। उसने हाथ देकर रोका। मोटरसाइकिल रुकी। सवार के चेहरे पर कपड़ा बंधा था। सुनैया ने हड़बड़ाते हुए कहा, अब हम बड़ी मुसीबत में हैं, हमें इतने से भागना है, आप हमें शहर के रास्ते छोड़ दो, हम आपके हाथ जोड़त हैं। मोटरसाइकिल वाला बोला, बैठो, धन्यवाद आपका। सुनैया जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठी और मोटरसाइकिल चल पड़ी। चमन और लल्लन भागते भागते थक गए तो चमन बोला, लगत है साली अंधेरे का फायदा उठा के कहीं छुप गई। चलो वापस घर चलते हैं, सवेरे देखेंगे। ससुरी, बड़े पापड़ बेलने के बाद तो हाथ आई थी, ऐसे कैसे निकल गई हैं? साली को हम ढूंढ के लाते हैं, आप निकलो। तो लल्लन बोला, फालतू परेशान ना हो, घर चलो, इतने से भाग नहीं सकत। उसका डेरा तो पहले ही चला गया, आसपास के कोई भी गांव में जाएगी तो पता चल जाइए। तो चमन बोला, और अगर ट्रक या कौनो गाड़ी में बैठ के निकल गई तो? अबे मूर्ख, मालूम नहीं का रात के बखत लुटेरों के डर से इतने से कोई बाहर नहीं निकले। इतने रुकने का कछु फायदा नहीं, फुर्र होना होगा तो हो ही गई होगी। अगर लुटेरों के हाथ चढ़ी तो हमें पता चल जाई है। इतने खड़े खड़े कछु नहीं उखड़ने वाला, चलो निकलत हैं। तो चमन बोला, साली इतनी आसानी से निकल जाई है सोचा नहीं था। हमने तो अभी तक मसला भी नहीं था, का कुछ नहीं किया कुतिया के लाने के वास्ते। तो लल्लन बोला, कोई नहीं, जे न सही कोई और सही। दोनों बड़बड़ाते हुए घर की ओर चल दिए। मोटरसाइकिल आड़े टेढ़े रास्तों से होते हुए वापस गांव में आ गई। सुनैया का ध्यान गया तो चिल्ला पड़ी, जेका वापस काय गांव में ले आया? कौन हो तुम? रोको इतनी गाड़ी। मोटरसाइकिल वाले ने बाइक नहीं रोकी। सुनैया उससे मुक्के से मारने लगी, उतारो हमें, कौन हो तुम? उतार दो, उतार दो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो मोटरसाइकिल चालक के बाल पकड़ के खींचने लगी। मोटरसाइकिल डगमगाई और एक पत्थर से टकराई, दोनों गिर पड़े। सुनैया उठकर तेजी से भागी। गली से होते हुए जैसे सड़क की ओर जा रही थी, सामने चमन लल्लन से टकरा गई। चमन देख के चिल्ला पड़ा, सुनैया! सुनैया ने फिर भागने की कोशिश की, लेकिन चमन ने तेजी से दौड़ते हुए उसे लपक लिया और बाल पकड़ के 2-4 झापड़ लगाए। साली कुतिया, बोला था ना भागने की सोचना भी नहीं, मेरे बाप समान भाई को मारेगी। चल साली, तुझे आज बताते हैं का है हम, बहुत गर रही है तू। हाँ? उसके बाद लल्लन बोला, चमन, ऐसी पूजा करना ससुरी की कि घर से भागना तो दूर, घर के बाहर झांकन से भी डरिए। रात के आलम में जब पूरा गांव नींद की चादर ओढ़े सो रहा था, उस वक्त चमन का चिल्लाना, सुनैया को मारना किसी लाउडस्पीकर के शोर की तरह सुनाई दे रहा था। गांव जो अभी तक खामोशी के साए में था, इस गाली गलौज से एकदम से जाग उठा। लेकिन 1-2 लोगों के अलावा किसी ने भी घर से बाहर निकलकर नहीं देखा कि क्या हो रहा है। उनके लिए यह आम बात थी और वे बब्बन यादव व उसके भाइयों को अच्छी तरह से समझते थे। कोई इनसे उलझना नहीं चाहता था। दोनों उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। तभी रास्ते में सुनैया की नजर मोटरसाइकिल के पास खड़े राजू पर पड़ी। सुनैया ने गुस्से से राजू की ओर देखा। दोनों की नजरें मिली। सुनैया ने उसकी ओर अपने आप को धकेलते हुए थूका, लेकिन थूक राजू तक नहीं पहुंचा। चमन ने एक जोर का थप्पड़ सुनैया को लगाया। साली, हमारे राजू भैया के ऊपर थूकेगी? पैर पड़। इस पर सुनैया गुर्राई, एक कुत्ते के हम पैर पड़ेंगे? तो चमन ने उससे बोला, साली की जबान बहुत चलत है। चमन सुनैया को कसकर एक थप्पड़ मारता है तो राजू बोलता है,
अबे चमन, ज्यादा समझ में आ रही है? वो कुत्ता हमको बोल रही तुम काहे जल रहे? चलो घर लेके जाओ। राजू ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो चमन बोला, धन्यवाद राजू भैया, तुम्हारे कारण जे ससुरी हमें मिल गई है, वरना आज तो हाथ से चली गई थी। तो लल्लन ऊपर से बोला, चलो राजू घर, दो दो घूंट हो जाए। तो राजू ने जवाब दिया, घर पहुंचे थे तो पीने का मौसम बना के, लेकिन बब्बन चच्चा तो सर पकड़ के बैठे थे। बोले लौंडिया भाग गई, हमने तुरंत मोटरसाइकिल दबा दी, जे तो अच्छा हुआ हमें से ही सीधे टकराई जे। राजू ने सुनैया पर एक नजर डाली और मोटरसाइकिल की किक मारी। इसके बाद बोला, पकड़ के रखियो, दोबारा नहीं भाग जाए। सुनैया गुस्से से राजू को देखती रही। राजू मोटरसाइकिल से आगे बढ़ गया। चमन और लल्लन दोनों सुनैया को घर लेकर पहुंचे। बब्बन यादव बरामदे में टहल रहा था। जैसे ही बब्बन की नजर सुनैया पर पड़ी, उसने चमन और लल्लन को अलग किया, सुनैया के बाल पकड़कर घसीटना शुरू किया और बोला, साली मां की लौंडी हमें मारेगी, मुझ पे हाथ उठाएगी, देख तेरा क्या हाल करत है आज। ऐसी दुर्गति करेंगे कि आईने में अपना थोबड़ा भी नहीं पहचानेगी तू। बब्बन ने वहीं पड़ी जूती उठाई और सुनैया की धुनाई शुरू कर दी। साली उधेड़ के रख दूंगा, तू जानत नहीं कितने नीच हैं हम। बब्बन तड़ तड़ सुनैया को जूती मारे जा रहा था। कभी बाल पकड़कर जमीन पर घसीटता, कभी हाथ पकड़ के मरोड़ देता। मुझ पर हाथ उठाएगी? बब्बन यादव पे, जिसका नाम सुनते आदमी धोती में मुंह देता है, उस पर तू हाथ उठाएगी? बोल साली, मारेगी मुझे? इतने से भागेगी? बोल साली छिनाल, चुप काहे है, बोल। लेकिन सुनैया चुपचाप सह रही थी। चमन और लल्लन भी बब्बन यादव का गुस्सा देखकर थोड़ा घबरा गए थे। इतनी मार खाने के बाद भी सुनैया उफ तक नहीं कर रही थी, जैसे होंठ सी गए थे। न चीख निकल रही थी, न किसी तरह की आवाज। वो बस मार सहे जा रही थी। पूरे शरीर पर जूतियों के निशान पड़ गए थे। बब्बन तब तक मारता रहा जब तक वो थक नहीं गया। तब लल्लन बोला, भैया को सर पे नहीं दिल पे लगी है चमन, देख का हाल कर दो ससुरी का। तो चमन बोला, मरमरा तो नहीं गई? हो भी सकत है, मुर्दे की माफिक तो पड़ी है, आवाज तक नहीं निकल रही। छू के देखेगा? देखो। चमन सुनैया की नाक के पास अंगुली ले जाता है और लल्लन को इशारे से बताता है कि जिंदा है। सुनैया को जानवरों से भी बदतर तरह से पीटने के बावजूद बब्बन का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो खटिया पर बैठते हुए बड़बड़ाता रहा, बब्बन यादव पे हाथ उठाते हैं, चमन ले जा के साली को कमरे में बंद कर दे, कुतिया को पानी तक नहीं मिलना चाहिए। चमन ने सुनैया को हाथ पकड़कर उठाया। वो लगभग अधमरी सी हो गई थी। कपड़े यहां वहां से फट चुके थे, पूरा शरीर लाल पड़ गया था। उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो जमीन पर वापस गिर गई। चमन हाथ पकड़कर घसीटता हुआ उसे कमरे में ले गया। मर साली ते, पानी तक नहीं मिलेगा। चमन ने उसे कमरे में बंद किया और बाहर आ गया। बब्बन ने खटिया पर बैठे बैठे कहा, बोतल उठा रे। लल्लन ने बोतल उठाई तो बब्बन बोला, तू लेगा? इस पर चमन बोला, हाओ। उधर राजू की मोटरसाइकिल बड़ी सी हवेली के गेट के बाहर आकर रुकी। नौकर ने दरवाजा खोला। राजू मोटरसाइकिल लेकर गेट के अंदर दाखिल हुआ और हवेली के दरवाजे के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करके अंदर चला गया। हवेली के एक ओर बड़ा सा बागीचा था तो दूसरी ओर एक जीप, ट्रैक्टर, एक कार खड़ी थी। हवेली के बाहर ही कतार से 4 ट्रक खड़े थे। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन मां अभी तक जाग रही थी। अपने कमरे में मां को देखकर राजू थोड़ा झिझका। तुम इतना क्या कर रही? इस पर मां बोली, बेकार के सवाल मत करो। तुम्हें नहीं पता, जब तक तुम घर नहीं आत हम सोत नहीं। किते घूमत रहते हो रात भर? इस पर राजू बोला, अरे अम्मा तुम जाओ यार,
कस के नींद आ रही है, सवेरे बताते हैं, हम किते फंस गए थे। खाना तो खा लो, खा लो ढाबे पे, कभी घर पे भी खा लिया करो। कल खा लेंगे, जाओ अब तुम सो जाओ। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण जे नाराज रहते हैं, न घर पे खाना न रहना, दिन भर इते उते डोलत रहते हो तुम। अम्मा यार अब तुम जाओ, पिताजी की तरह खड़ी खड़ी मत घुट्टी पिलाओ। कहा ना सवेरे बात करेंगे, अबे नींद आ रही है हमें। हमारी बातें सुन के सबई को नींद आने लगत है। बेकार है इस घर में हमाओ बोलना। बड़बड़ाते हुए अम्मा बाहर गई तो राजू ने दरवाजा लगाया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। जैसे ही वो लेटा, उसके पास से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने झुककर देखा तो जमीन पर सुनैया का मंगलसूत्र पड़ा था। उसने मंगलसूत्र उठाया और ध्यान से देखने लगा। जे हमारे पास कैसे? फिर उसे लगा कि मोटरसाइकिल पर जब सुनैया उसके बाल खींच रही थी, छीना झपटी कर रही थी, तब टूट के उसके शर्ट में फंस गया होगा। उसकी आंखों के सामने सुनैया का गुस्से से देखना और फिर थूकना झूल गया। उसने मंगलसूत्र टेबल पर रखा और पलटकर सो गया। सुनैया रात भर अपने कमरे में बंद दर्द से कराहती रही। पूरे शरीर पर चोट के निशान उभर आए थे। हाथ पैरों चेहरे पर खून के थक्के जम गए थे, मगर किसी ने उसकी खबर नहीं ली। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि जमीन से उठकर पलंग पर चली जाए। रात भर जमीन पर पड़ी रही, न नींद आई न दर्द से आराम मिला। सुबह जब राजू की नींद खुली तो उसकी नजर टेबल पर रखे मंगलसूत्र पर गई। उसने एक पल के लिए कुछ सोचा और जल्दी से हाथ मुंह धोया, मंगलसूत्र उठाया और जीप निकालकर घर से निकल पड़ा। मां ने देखा तो सिर्फ आवाज देकर रह गई, राजू राजू ए मोड़ा, कछु खा के तो जा। राजू ने गेट से बाहर निकलते हुए बस इतना ही कहा, आके खाते हैं, एक जरूरी काम से जा रहे हैं हम। इस पर मां बोली, हम सब जाने थे तुम्हारा जरूरी काम। सुबह हुई नहीं कि निकल गया आवारागर्दी करने। जे मोड़ा भी ना जाने कब सुधरेगा और किससे सुधरेगा। मैं तो हार गई समझा समझा के इसे। लगभग 7 बजे राजू अपनी जीप लेकर बब्बन यादव के यहां पहुंच गया। बरामदे में देखा तो तीनों भाई सो रहे थे। घर के अंदर गया, धीरे से सुनैया के कमरे का दरवाजा खोला तो सुनैया की हालत देखकर घबरा गया। सुनैया जमीन पर पड़ी थी, हल्की हल्की उसकी आंखें खुली थीं। उसका पूरा चेहरा सूजा था, कपड़े पूरे फटे हुए थे, हाथ पैर गर्दन चेहरे पर जगह जगह खून के थक्के जम चुके थे, शरीर पूरा लाल पड़ गया था। राजू मनी मन में बोला, अरे इनकी मां की आंख में चश्मा लागू, का हाल कर दो फूल सी लौंडिया का। इते जे मर रही है और साले घोड़े बेच के सो रहे हैं उधर। वो तेजी से चमन को जगाने गया। चमन चमन उठ मां के लौड़े, साले मार डालोगे का लौंडिया को। कितनी बुरी तरह से पीटा है तुम लोगों ने, साले वो मर रही और तुम खर्राटे ले रहे हो। चमन ने हल्की सी आंख खोली तो राजू फिर बोला, अबे मर जाएगी, डॉक्टर के पास ले जा। चमन ने कहा, अरे राजू भैया आप भी कहा है सुबह सुबह टपक पड़े, का नींद खराब कर रहे हैं, भैया से पूछ लो, वो हाँ कह दे तो ले जाओ। तो राजू बोला, अबे हम का ले जाएं, तुम्हारी लुगाई है। तो चमन बोला, हाँ तो दिन में ले जाइए, अभी मरी तो नहीं है ना। हरामी पंथी की आदत साले, वो उते मर रही है और तुम बेटा मर गई ना तो मरोगे सब के सब। राजू लगातार उसे समझाने का प्रयास करता रहा, पर चमन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो सारी बातों को अनसुनी कर करवट बदल कर सोता रहा। इस पर राजू बड़बड़ाया, किते फंस गए, राजू बेटा तुम्हारी कछु करना पड़ेगा। राजू तेजी से वापस सुनैया के कमरे में गया। पहले उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया, लोटे से पानी पिलाया, उसके शरीर पर चादर लपेटी और उसे गोद में उठाकर बाहर लाया। अपनी जीप में पीछे वाली सीट पर लिटाया।
सुनैया लगभग बेहोशी की हालत में थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसकी आंखें हल्की हल्की ही खुलती थीं, फिर बंद हो जाती थीं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सब कुछ धुंधला दिख रहा था। राजू ने जीप चालू की और गांव की गलियों से होता हुआ, धूल उड़ाता हुआ चल पड़ा। गांव में एक छोटा सा दवाखाना था, लेकिन वहां भी डॉक्टर हफ्ते 10 दिन में एक बार आता था। राजू ने 30 किलोमीटर दूर तहसील के हॉस्पिटल में ले जाना ही ठीक समझा। रास्ता कच्चा था, इसलिए धीरे ही चल रहा था। वो बार बार सुनैया की ओर देखता, 1-2 बार रुककर पानी भी पिलाया और लगभग 1.5 घंटे में वो दवाखाना पहुंच गया। घर पर बब्बन यादव की नींद खुली। उठते ही वो लंगड़ाते हुए पीछे कुएं की तरफ जाने लगा तो सुनैया के कमरे की ओर उसका ध्यान गया। दरवाजा खुला था। वो एकदम से घबरा गया, चिल्लाने लगा, भाग गई रे लौंडिया, फिर भाग गई। ए चमन, लल्लन। वो लंगड़ाते हुए तेजी से चमन के पास आया, हिला हिलाकर उसे उठाया। अबे कुंभकर्ण की औलाद, तुम्हारी लोग फिर से भाग गई। साले रात को दरवाजा कौन खोला? चमन हड़बड़ा कर उठा। बब्बन की आवाज सुनकर लल्लन की भी नींद खुल गई। चमन बोला, कहाँ हो गए भैया, क्या गरिया रहे सवेरे सवेरे? अबे चूतिया, तुम्हारी लुगाई फिर से भाग गई। अरे भागी नहीं है, राजू लेके गए डॉक्टर के पास। का राजू? उसके चेहरे पर कुटिल भाव आ गए और वो हंस पड़ा। हम तो बेकार में डर गए थे, फिर ठीक है। तब लल्लन बोला, रात को भी राजू के ही हाथ लगी थी। चमन ने कहा, कह रहा था मर जाएगी, बहुत बुरी तरह से पीटा तुम लोगों ने। तो बब्बन बोल रहा है, साली ने हरकत ही ऐसी करी थी। चलो अच्छा है, इलाज का खर्चा बच गयो। जो राजू नहीं होता तो सच में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती हमारी जिंदगी में। कहकर कुटिलता से हंसते हुए वो अंदर चला गया। तब लल्लन बोला, चमन जा चाय बना ला यार, बिना चाय के तो उतरती भी नहीं है। काय इतनी पियत हो? साले हम दारू की नहीं, हल्के होने की बात कर रहे हैं। चमन बोला, समझ गए, एकदम कड़क गर्मा गर्म बना के लाते हैं अभी। चमन उठा और चाय बनाने चला गया। लल्लन फिर खटिया पर लेट गया। राजू सुनैया को लेकर दवाखाने पहुंचा। दवाखाना छोटा था, 2 कमरे ही थे, दोनों जनरल वार्ड, एक पुरुषों के लिए एक महिलाओं के लिए। वहां ज्यादातर या तो एक्सीडेंट वाले मरीज या फिर जिनको छोटी मोटी बीमारी थी वही थे। दवाखाने में भीड़ थी। आसपास के गांव के लोग दवाई के लिए यहीं आते थे। जैसे ही राजू ने हॉस्पिटल के सामने जीप रोकी, 2-4 लोग दौड़कर उसके पास आ गए। 1-2 लोगों ने पैर भी छुए। एक आदमी बोला, आपको देख के भैया मिथुन चक्रवर्ती की याद आ जात है, एकदम उसी की तरह लगे तो। कलम देखो सफा चट। राजू बोला, चुप बे, अभी तारीफ सुनने के मूड में नहीं है। का होगा भैया, आप पीते? राजू को कुछ समझ में नहीं आया क्या जवाब दे। तो वो बोला, अरे वो का। बोलते बोलते वो उखड़ गया। अरे हटो यार, डॉक्टर है? तो एक आदमी बोला, हाँ हाँ है ना। राजू बोला, गाड़ी में मरीज है, जल्दी से। वो का कहते हैं जहाँ पे मरीज को लिटाते हैं, अर्थी टाइप की, अंग्रेजी में कछु कहते हैं यार, पता नहीं, समझ गए ना। तो एक आदमी बोला, हाँ हाँ हाँ, तो वो ले आओ, भेजो किसी को जल्दी। 2-3 लोग जल्दी जल्दी दौड़कर अंदर गए और स्ट्रेचर लेकर जीप के पास आ गए। सुनैया अभी भी बेसुध पड़ी थी। राजू ने धीरे से उसके कान में कहा, अस्पताल आ गए हैं। राजू ने सुनैया को गोद में उठाया और स्ट्रेचर पर लिटा दिया। दोनों आदमी स्ट्रेचर लेकर दवाखाने के अंदर दाखिल हुए। राजू भी उनके पीछे पीछे गया। हॉस्पिटल में आने जाने वाले ज्यादातर लोग राजू को देखकर या तो राम राम करते या झुककर पैर छूते। राजू ने महिलाओं के वार्ड में खाली पड़े एक बेड पर सुनैया को लिटाया। इतने में वहां डॉक्टर भी आ गया। उम्र लगभग 50-55 के करीब, दुबला पतला, सामान्य कद। सुनैया लगभग बेहोशी की हालत में थी। तो डॉक्टर बोला,
कहा हो गए राजू भैया आप इते? अरे जे हमारी पहचान के रिश्तेदार है, हालत तो आप देख ही रहे हैं, जल्दी से इलाज शुरू कर दो। कैसे हुआ जय सब? अरे अब जे मत पूछो, आप तो इलाज करो, दवा लिखो, हम जल्दी से मंगवा लेते हैं। डॉक्टर ने सुनैया के शरीर से चादर हटाई, हाथ पैर हिलाकर देखे, कोई हड्डी नहीं टूटी, जय अच्छी बात है, बस पूरे शरीर में चोटें हैं, कमजोर भी काफी लग रही है, ग्लूकोज की बोतल लगानी पड़ेगी। लगा दो डॉक्टर साहब, ठीक होना चाहिए बस। ठीक है राजू भैया, आप बाहर बैठिए, मैं मरहम पट्टी कर देता हूं। राजू हॉस्पिटल से बाहर निकला और सड़क के किनारे लगी चाय की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। हॉस्पिटल के पास ही दवाइयों की दुकान के साथ साथ चाय नाश्ते की भी दुकान थी, जिन पर सामान्य भीड़ थी। दुकान वाले ने राजू को देखकर जल्दी से कुर्सी लगाई और वो बोला, राजू भैया बैठो, अब्बे फटाफट गरम चाय बनाते हैं। मीठी बनियो। जी भैया। बब्बन यादव, लल्लन और चमन सुनैया और राजू के अब तक लौटकर न आने के कारण थोड़ा परेशान हो रहे थे। तीनों खाना खाते हुए बात कर रहे थे। बब्बन बोला, दोपहरिया होने आई, किते मर गए दोनों? इस पर चमन बोला, लगत है तहसील ले गए, इते का तो ससुरा डॉक्टर महीने में एक आध देने आते है, किसी दिन हमारे हत्ते चढ़ गए हो तो साले की भी धुनाई कर दें। लल्लन ने बीच में काटा, वो सब तो ठीक है, कहीं मरमरा तो नहीं गई? बहुत बुरी तरह धुना था भैया तुमने। तो चमन बोला, रात भर कमरे में बंद रही, पानी तक ना दो। लल्लन ने फिर चिंता में कहा, कछु लफड़ा में न फंस जाए। तो बब्बन और रहा है, अबे चुप करो तुम दोनों, गवारों जैसी बात नहीं किया करो। चमन दाल उठा, बड़ी स्वादिष्ट बनाई है, बंजारन की लौंडिया है, इतनी सी मार से नहीं मरेगी। लल्लन ने बीच में कहा, का कहा तो चल के देखें का अस्पताल, राजू अकेला परेशान हो रहा होगा। तो बब्बन ने उसे डांटा, अबे कछु परेशान वरेशान नहीं हो रहा होगा, पूरा तहसील तो जी हुजीर करे थे साले की, आ रहा होगा, घबराओ मत, खाना खत्म करो, हाँ जरा चावल दे तो। हॉस्पिटल के अंदर से डॉक्टर बाहर आया, राजू को चाय की दुकान पर देखा तो वहां चला गया। राजू ने चाय वाले की ओर देखते हुए कहा, एक चाय डॉक्टर साहब के लिए बनावे। चाय वाला बोला, हाँ भैया। राजू खुद चलकर डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला, क्या हाल है? मरहम पट्टी कर दी है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी है, कमजोरी है, जिसने भी पीटा है बहुत बुरी तरह मारा है, शाम तक घर ले जाएं? अगर रुक सकते हो तो आज रात भर यहीं आराम करने दो, एक बोतल शाम तक और चढ़ा देंगे, सुबह तक ठीक हो जाएगी। एक रात इते? इसके घर वालों से तो मैंने पूछा नहीं, पागल लोग हैं, कहीं इते नहीं आ जाए। घर वालों ने ही पीटा है क्या? अरे समझदार हो तुम डॉक्टर साहब, अब हर बात बोल के थोड़ी बताएंगे। ठीक है इते ही रहने दो, ठीक हो जाए, बाकी को तो हम संभाल लेंगे। एक काम और करो, लड़की के कपड़े यहां वहां से पूरे फट चुके हैं, वो बदलवा दो, थोड़ा उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब भाई होश में है कि नहीं? वो होश में तो है, लेकिन 1-2 घंटे जरा आराम करने दो, तब तक बाजार घुमाओ। तभी चाय वाले ने आकर डॉक्टर को चाय पकड़ाई और वो बोला, भैया आपके लिए लाएं? नहीं। राजू ने चाय वाले को 50 पैसे पकड़ाए और फिर बोला, हम आते हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर ने जवाब दिया, ठीक है, 4 बजे हम निकल जाएंगे। शाम को तो आओगे ना? हाँ, बोतल चढ़ानी है और भी मरीज देखने हैं। फिर ठीक है। इतना कहकर राजू ने जीप स्टार्ट की, बाजार की ओर चल पड़ा। हॉस्पिटल से निकल के लगभग 2 किलोमीटर दूर कस्बे का बाजार था। बाजार में कतार से कई दुकानें थीं, कपड़ों की, गहनों की, जूते चप्पलों की और बर्तन की। बाजार पहुंचकर राजू ने जीप रोड के किनारे खड़ी कर दी और एक रेशमी साड़ी भंडार में दाखिल हो गया। काउंटर पर बैठे लगभग 40 साल के दुबले पतले दुकानदार ने राजू को देखकर कहा, प्रणाम भैया। ए टिल्लू, कुर्सी तो उठा। दुकान में काम करने वाले एक लड़के ने कुर्सी उठाकर राजू के पास रखी। राजू ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, गुप्ता जी साड़ी दिखाओ। माताराम के लिए चाहिए? नहीं गुप्ता जी, कोई नई पसंद आ गई है का भैया? इते तो तभी आत हो जब किसी पे दिल आत है आपका।
गुप्ता जी आप तो साड़ी दिखाओ यार, अभी हम मजाक सुनने के मूड में नहीं है, ना करने के। क्या बात हो गई, काहे मूड खराब है? पूछताछ बाद में करना गुप्ता जी, पहले अच्छी सी साड़ी दिखाओ जल्दी। जी साड़ी दिखा रहे टिल्लू। टिल्लू ने 8-10 साड़ियां निकालकर राजू के सामने रख दी। राजू ने उनमें से एक हरी साड़ी पसंद की और बोला, कितने हुए? 30 रुपये दे दीजिए। राजू ने 30 रुपए पकड़ाए और फिर बोला, राम राम गुप्ता जी, फिर आएंगे एक नई साड़ी लेने, थोड़ी नई स्टाइल की साड़ी भी रखा करो। राजू ने गुप्ता जी को आंख मारी और बाहर निकल गया। गुप्ता जी के चेहरे पर हंसी आ गई। राजू ने वापस जीप स्टार्ट की और हॉस्पिटल की ओर चल दिया। डॉक्टर के घर जाने के कारण हॉस्पिटल लगभग खाली हो चुका था। वार्ड में मरीज के अलावा उनके घर वाले थे। राजू महिला वार्ड में पहुंचा तो देखा सुनैया को ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी। वो आंख बंद किए हुए सो रही थी। तभी उसे वहां से गुजरती हुई एक महिला नर्स दिखाई दी। तो राजू बोला, ए भाई सुनो। नर्स ने जवाब दिया, हाँ भैया। जागे तो इसे ये साड़ी पहना देना, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, हम बाहर ही टहल रहे हैं। जी भैया। और हाँ, अगर पूछे जे साड़ी कौन लाओ तो हमाओ नाम मत लेना। तो क्या कहेंगे? कह देना क्या कहोगी? अरे पहना देना यार, कुछ भी कह के, झूठ का बोलत नहीं हो तुम। इतना कहकर राजू बाहर चला गया। बब्बन यादव और उसके भाई घर के पास ही एक पेड़ के चबूतरे पर बैठे पत्ते खेल रहे थे। साथ ही वे बीच बीच में पास रखा हुक्का भी गुड़गुड़ा रहे थे। सबसे पहले चमन बोला, हमने नहला डाला। लल्लन बीच में बोला, मैंने डाला। तुम नौटंकी मत करो चमन, भैया आप बताओ किसने डाला? तो बब्बन बोला, डाला किसी ने भी, जीते तो हम ही, जे देखो गुलाम। बब्बन जोर से हंसने लगा। इस पर लल्लन ने कहा, फिर से पत्ते फेंटो। बब्बन फिर बोला अपनी धुन में, कछु ज्यादा ही धुन दिया ससुरी को, बड़ा मुश्किल से तो कोई लौंडिया जे घर में आई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ लेकिन आपका गुस्सा दारू से भी खराब है, एक बार चढ़ गया तो फिर कछु नहीं देखते हैं आप। हमें तो लग रहा था कि हो गयो राम नाम सत्य ससुरी का। अरे तुम लोगों को रोकना चाहिए था ना। तो चमन ने बोला, आपको हम लोग रोक सकते हैं का? रोकने जाते तो उल्टा हमें ही धुन देते तुम। चेहरा देखना था उस वक्त, एकदम अंगार की तरह भक्कम लाल हो रहा था। लल्लन का, कह रहे हो तो आगे से रोक दे हैं, पकड़ लेंगे तुम्हारे हाथ। बब्बन ने कहा, हाँ पिटाई सुताई कभी कभार के लिए ठीक है, जे लौंडिया हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। ना निकलेगी भैया, हम समझा देंगे। तब लल्लन ने कहा, लेकिन अभी तक आई काई नहीं, शाम होने आई, राजू कहीं कोई लफड़ा में तो नहीं फंस गो? तो बब्बन ने कहा, फिर तुमने करी उल्टी बात, रोड कितनी खराब है, टाइम तो लगेगा आने जाने में ना, आत रहे होंगे। चमन ने थोड़ी चिंता में कहा, 1-2 घंटे और देखते हैं, अगर नहीं आए तो हम जाएं का? अबे तुम उसके सामने जाओगे तो और हंगामा करेगी, कहीं खुद को ही ना मार डाले। उते तुम कछु भी कर ना पाओगे, राजू है संभालने दो, पुलिस का लफड़ा होगा भी तो राजू को कोई हाथ ना लगाएगा, हम लोग धर लिए जाएंगे। तो लल्लन ने कहा, जे बात भी ठीक है, हमाओ इते ही रहना ठीक है, बस एक ई डर है साली कहीं उते से भी भाग गई तो। बब्बन ने लल्लन को गुस्से से देखा। सक पकाए लल्लन ने फिर कुछ नहीं कहा। हॉस्पिटल में सुनैया की नींद खुली तो देखा बिस्तर पर उसके बगल में साड़ी पड़ी थी। तभी वहां नर्स आई। सुनैया ने धीरे से पूछा, जे किसकी है? नर्स ने जवाब दिया, तुम्हारी। कौन ने दी? नर्स को समझ में नहीं आया क्या जवाब दे। फिर उसका दिमाग चला, जे हमने अपने लिए खरीदी थी, लेकिन तुम्हारे पूरे कपड़े फट गए, इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हें पहना दें। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे ठीक हैं। अरे पहन लो, डॉक्टर साहब हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे। उनने हमें ये साड़ी के पैसे भी दे दिए, चलो उठो। लेकिन
लेकिन वेकिन छोड़ो, जल्दी से पहन लो, फिर डॉक्टर साहब भी आते होंगे। अगर जे फटे कपड़ों में तुम्हें देख लिया तो हमारे ऊपर चिल्लाएंगे। सुनैया ने फिर विरोध नहीं किया। वो आगे बोली, लेकिन हमें साड़ी पहने नहीं आता है, हमेशा लहंगा चोली पहनी है ना। हम पहना दें, पलंग की रॉड पकड़ के खड़ी हो जाओ। नर्स ने सुनैया को साड़ी पहनाई। सुनैया को बड़ा अटपटा लगा साड़ी पहनकर। वो बोली, खिसक रही है, कभी पहनी नहीं ना। नर्स ने जवाब दिया, 1-2 बार पहनोगी तो आदत हो जाएगी। तभी वहां राजू आया। उसने सुनैया को साड़ी में देखा तो हल्की हंसी आ गई। पहले से सुनैया ठीक लग रही थी। हाथ पैरों पर जगह जगह पट्टी बंधी थी। चेहरे की सूजन पहले से कम थी। ठुड्डी के वहां भी पट्टी चिपकी थी। सुनैया ने जैसे ही राजू को देखा उसका पारा चढ़ गया। तुम इते का करना है? नर्स ने बीच में काटकर जवाब दिया, जय तो तुम्हें लाए यहां पे। नर्स की बातें सुनकर सुनैया का गुस्सा बढ़ गया। अच्छा, बड़े शरीफ हो भाई तुम, काय को लेके आए? बोलो, उन चारों से ज्यादा तो तुम नीच हो। नर्स ने बीच में बोला, अरे रे रे रे, जे का बोल रही हो? जानती नहीं कौन है जे? चुप हो जाओ। अच्छे से जानत है, उच्च कोटि के हरामी है। अरे तुम चुप करो, कछु भी उठपटांग बके जा रही हो, मुंह बंद करो तनिक। राजू ने बीच में कहा, भाई तुम चुप रहो, जे का नाराज होना बनत है, हम बाद में आते हैं। सुनैया ने कहा, वाह रे, कितना भोला है जे तो, देखो कमीने को, चेहरे से शरीफाई की लार टपक रही है। राजू ने कुछ नहीं कहा और बाहर चला गया। उसे बाहर जाते देख सुनैया और जोर से चिल्लाने लगी, हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हाओ जो उस आग की भट्टी में वापस धकेल दो हमें? बोलो, भागत किते हो? नर्स ने उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शांत हो जाओ, अरे अस्पताल है, सब्जी बाजार नहीं। डॉक्टर ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनैया शांत हुई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने साड़ी के आंचल से आंसू पोंछे। नर्स ने कहा, देखो रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अब एक बात बोले, साड़ी में बहुत सुंदर दिख रही हो तुम। सुनैया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुनैया का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। नर्स फिर बोली, किसने तुम्हारा जे हाल किया? कितनी सुंदर हो। सुनैया ने कुछ नहीं कहा। अच्छा एक बात बताओ सुनैया, राजू भैया कौन है तुम्हारे? कोई नहीं। अच्छा, जब तुम्हारे कछू ना लगे तो फिर काहे थे लेके आए? सुनैया थोड़ा गुस्से में बोली, तुम ये बात उसी से जाके पूछ लो। राजू भैया से? उनसे पूछने की हमारी हिम्मत नहीं। अच्छा, ये दवा खा लो और सो जाओ थोड़ी देर। हाँ, और एक बात बोले, राजू भैया इतनी कभी किसी की नहीं सुनते जितनी तुम्हारी सुन ली। कोई उनसे ऊंची आवाज में बात करे तो वो उसकी जुबान खींच लेते हैं। सुनैया ने कुछ नहीं कहा। नर्स ने दवा दी, साथ में नींद की गोली भी दे दी। थोड़ी देर में सुनैया को नींद आ गई। लगभग 7 बज रहे थे, शाम हो चुकी थी। डॉक्टर राजू के साथ आया, लेकिन सुनैया सो रही थी। डॉक्टर ने सुनैया की चोटों की ओर देखा और कहा, कब से सो रही है? नर्स ने जवाब दिया, 3-4 घंटे हो गए। मैंने एक चौथाई नींद की गोली दे दी थी। अच्छा, नींद खुले तो कुछ खिला देना, खिचड़ी वगैरह। ठीक है डॉक्टर साहब। और हाँ, एक ग्लूकोज की बोतल और लगा दो। जी। फिर डॉक्टर ने पलटकर राजू से कहा, राजू भैया हालत तो ठीक है, कल सुबह ले जाना। राजू ने कहा, बढ़िया है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका। अब मैं चलूंगा, आप भी चलो हमारे साथ। यहां कहां रुकोगे? नहीं नहीं, आप चलो, हमारी तो रात भर जागने की आदत है, और वैसे भी हमारा टेम हो रहा हो अपनी दवाई लेने का। डॉक्टर हंसते हुए बाहर आया और बोला, वैसे तो अब ये ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बगल में ही हमारा क्वार्टर है, बुला लीजिएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जमींदार साहब कैसे हैं? चकाचक? हमारा नमस्ते कहिएगा, पक्का। इतना कहकर डॉक्टर अपने क्वार्टर की ओर चल दिया। राजू वापस आकर सुनैया के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया।
उसने पास ही रखे सुनैया के फटे कपड़े उठाए और ले जाकर बाहर कचरे में फेंक दिए। वापस चाय की दुकान पर गया। रात होने आई थी तो चाय वाले ने फटाफट चाय बनाई। तभी एक लड़का राजू के पास आया और बोला, राजू भैया राम राम। राम राम छोटू, इते किते? बस कछु खरीदारी करने आए थे, आपकी जीत देखी तो इते आ गए। चाय पिलाओ। तो चाय वाला बोला, जी भैया। फिर वो छोटा लड़का बोला, भैया आप गांव जा रहे हो का? नहीं यार, आज इते ही डेरा लगेगा। काय? बस ऐसे ही सोचा आप जा रहे हो तो हम भी लटक लेते। रुक जाओ, कल चलत हैं साथ में। नहीं भैया, आज ही जाना जरूरी है, बस से चले जाएंगे। तुम्हारी जैसी मर्जी। फिर अचानक राजू को जैसे कुछ याद आया और वो बोला, अरे गांव पहुंचो तो बब्बन चच्चा के पास चले जाइयो, कहना सब ठीक है थे, सुबह तक आ जाइए हम तुम्हारी बहू को लेके। ठीक है भैया। रात के लगभग 10 बज चुके थे। बब्बन यादव पीछे आंगन में मुर्गा काटने में लगा हुआ था। चमन वहीं चूल्हे की आग सुलगा रहा था। बब्बन बोला, दारू के साथ मुर्गा गटकने का मजा ही अलग है। तो चमन ने जवाब दिया, लेकिन अभी दारू आई किते? तो मुर्गा भी किते पका, अच्छे से पकाना, मसाला जरा तेज ही रखियो। अरे आप देखत जाओ भैया, ऐसा बनाएंगे आज दारू का नशा नहीं मुर्गे का नशा चढ़ेगा। बब्बन को जैसे कुछ याद आया, वो बोला, जे लल्लन किते रह गो, लौंडे लपाड़ों के साथ ना बैठ गए हो। तो चमन ने जवाब दिया, कोई भरोसा नहीं। तभी लल्लन आ गया और बोला, का बोल रहे लल्ला तुम? चमन बोला, जे के लल्लन भैया टेम के पक्के हैं। तो लल्लन ने जवाब दिया, लल्ला मुर्गा की टांग खींचो, हमारी नहीं। तीनों को हंसी आ गई। फिर लल्लन ने कहा, कछु पता चलो तुम्हारी लुगाई का? इते तो ऐसे आराम से बैठे हो जैसे कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करें, अस्पताल दौड़ लगा दें? पता भी चले तो कैसे, न राजू की खबर न सुनैया की। तो लल्लन ने कहा, रात भी हो गई, बब्बन भैया बिगड़ियो मत, लेकिन हमें लग रहा हो कि कहीं फिर से 9-2-11 तो नहीं होगी वो। बब्बन ने कहा, अबे फिर चूतियागिरी की बातें। जो लौंडियां 2 कदम नहीं चल पा रही है वो भागेगी कैसे? इतनी कुटाई हुई है कि लाश जैसी हो गई। तभी वहां छोटू आया और बोला, राम राम बब्बन भैया। राम राम। कहो छोटू, कितने गायब रहते हो? चमन की शादी में भी नहीं आए। आपने बुलाया नहीं तो कैसे आज? अच्छा, हमने नहीं बुलाया? कोई बात नहीं, अगली बार जब भी होगी तो सबसे पहले तुम्हीं को बुलाएंगे, ठीक है? बब्बन भैया तहसील में राजू भैया मिले थे, कह रहे थे बब्बन चच्चा से कह देना कि सुबह को आ जाएंगे। सब ठीक है, बहू की फिक्र ना करें। देखा हमारे राजू का कमाल, बेकार में तो लोग चिंता कर रहे थे, हमें तो मालूम था उसके रहते कछु गड़बड़ नहीं हो सकत। हीरा है हीरा हमाओ राजू। लल्लन ने कहा, चलो ये तो अच्छी खबर सुनाई छोटू, यही बात पे 2 घूंट मार लो। नहीं नहीं भैया, फिर कभी, साले हमें मना कर रहा है। अब पी रहे हैं ना बब्बन भैया, काहे नाराज हो रहे हो? लाओ दो। छोटू भी वहीं बैठ गया। लल्लन ने कुल्हड़ में शराब डाली और चारों मस्ती में पीने लगे। तभी वहां खड़खड़ की आवाज आने लगी। छोटू का ध्यान गया और वो बोला, भैया ये आवाज कैसी आ रही? तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। बब्बन बोला, साले चढ़ गई हैं तुम्हें, हमें तो कोई आवाज ना आ रही है। चुपचाप दारू पियो, मजा ना खराब करो। तभी लल्लन वहां से उठा और अंदर की ओर चला गया। राजू सुनैया के पास पड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था। तभी नर्स वहां आई और राजू से कहा, भैया हम घर जा रहे हैं, सुबह भी आना है। ठीक है। जे उठे तो खाना खिला देना और जे दवाई भी, डॉक्टर साहब ने कहा था। हाँ तुम जाओ। राजू ने 2 रुपए पर्स से निकालकर नर्स को दे दिए। नर्स बोली, अरे जाके क्या जरूरत थी, रख लो। नर्स ने पैसे रख लिए और राम राम करके वहां से चली गई। राजू का कुर्सी पर बैठे बैठे दिमाग खराब हो रहा था। वो परेशान होकर सुनैया को देख रहा था और मन ही मन बड़बड़ाया, किते फंस गए,
कल्याण करने चले थे, कबाड़ा हो गया। भाग जाने देते तो न जे इसका ये हाल होता और न हमारी रात खराब होती। तभी सुनैया की आंख खुली। उसकी नजर राजू से मिली। राजू तुरंत बोला, देखो गुस्सा नहीं, आसपास के सारे मरीज सो रहे हैं, तुम आओ हल्ला सुन के उठ जाए हैं। हम बस थोड़ी देर में चले जाएंगे बाहर। तुम एकदम दिमाग पर जोर मत दो, बिल्कुल गुस्सा नहीं, घबराओ नहीं, बस शांत रहो। जो गलती हुई है उसके लिए माफी। सुनैया ने धीरे से कहा, हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ इते से। चले जाएंगे। डॉक्टर ने बोला है जब भी नींद खुले खाना खिला देना। जे देखो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनवाए खिलाए हैं पास के ढाबे से। नहीं खाना हमें कछू, तुम्हारी ही सब किया धरा है ये। अब का जे सब करके प्रायश्चित कर रहे हो, हमारी नजरों में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कछु नहीं है। हम तुम्हें सब बताएंगे कि काय हम तुम्हें वापस बब्बन चाचा के इथे ले गए, लेकिन बाद में। अभी तुम जे खिचड़ी खा लो, तुम्हें हाथ जोड़त हैं, कहोगी तो पैर भी पड़ ले हैं। राजू की बात सुनने के बाद सुनैया ने धीरे से कहा, भूख नहीं है। राजू ने जवाब दिया, खाने पे गुस्सा दिखाने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा सा खा लो। जब ठीक हो जाओ तो हमें तुम चप्पलों से पीट लेना। सुनैया का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, पर वो अपने आप में बड़बड़ाने लगी। अब तुम्हें भी क्या दोष दें, नसीब तो हमारा फूटो है। सबसे पहले केवड़िया छोड़ के चलो गो, फिर हमारे बाबा के साथ इतना बड़ा धोखा। अब तो जिंदगी से भरोसा उठ गया हो। क्या बोल रही हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जरा ऊंचा बोलो और उठ के बैठ जाओ, हम खिला देते हैं। नहीं नहीं, हम खा ले हैं। जे भी ठीक है। सुनैया हल्का सा उठी। राजू ने तकिया पीछे दीवार से टिकाया। सुनैया टिक के बैठ गई, लेकिन हाथ में ग्लूकोज की सीरिंज और दर्द होने के कारण अपने हाथ से खा नहीं पा रही थी। राजू बोला, छोड़ो चम्मच, हम खिलाते हैं। नहीं, हम खा लेंगे। अरे जिद न करो, हम खिला देंगे। राजू के जोर देने पर सुनैया ने कुछ नहीं कहा और चम्मच छोड़ दिया। राजू उसे चम्मच से खिचड़ी खिलाने लगा। सुनैया की नजर कई बार राजू से मिलती। राजू थोड़ा झेंप जाता। वो बोला, कैसा लग रहा है? पहले से आराम है ना? हाँ। खिचड़ी ठीक है? पास में ढाबा है, बड़ी अच्छी दाल बनाते हैं। सुबह इतने से निकल के उते ही खाएंगे। इस पर सुनैया बोली, हम वापस गांव नहीं जाने वाले। सुनैया के मुंह से ये बात सुनकर राजू की हालत खराब हो गई। वो बोला, हम तुम्हारे लिए मीठा भी लाए हैं, रसगुल्ला, बड़े स्वादिष्ट हैं। खाना खाने के बाद एक खा लेना। सुनैया ने फिर पूछा, तुमने सुना हमने क्या कहा? सुना, लेकिन अभी तुम हमारी सुनो। जे रसगुल्ला खाओ। हम वहां नरक में वापस नहीं जाने वाले। हाँ, मत जाना। लो अभी तो रसगुल्ला खाओ, फिर दवाई भी खानी है। राजू ने रसगुल्ले की पॉलिथीन में से एक रसगुल्ला निकालकर सुनैया को खिलाया। फिर वो बोला, कैसा है? सुनैया ने कोई जवाब नहीं दिया तो राजू ने फिर कहा, अब जे दवा खा लो। पुड़िया में से दवा निकालकर सुनैया को खिलाई। फिर वो बोला, अब तुम सो जाओ, हम भी बाहर जाके खाना खा के आते हैं। कछु चाहिए तो नहीं ना? सुनैया ने कहा, नहीं। राजू ने फिर कहा, भागना मत, ज्यादा दूर नहीं जा पाओगी, वापस लाना पड़ेगा हमी को अस्पताल में। इतना कहकर राजू हंसते हुए बाहर चला गया। हॉस्पिटल के पास से ही एक शराब की दुकान से पहले दारू ली, फिर वहीं पास के ढाबे में जाकर पहले पहचान के एक दो लोगों के साथ दारू पी, फिर खाना खाया। रात के लगभग 12 बज चुके थे। खाना खाकर वापस आया तो देखा सुनैया अपने बिस्तर पर नहीं थी। देखकर घबरा गया। तेजी से भागते हुए बाहर आया। यहां वहां देखा तो नजर पास ही बने वॉशरूम पर गई। सुनैया हाथ में ग्लूकोज की बोतल पकड़े वापस आ रही थी। राजू की जान में जान आई। वो सुनैया की तरफ देखकर मुस्कुराया। सुनैया वापस आकर पलंग पर लेट गई। राजू भी वहीं नीचे गद्दा बिछाकर सो गया। डॉक्टर ने अगले दिन सुबह लगभग 9 बजे आकर सुनैया का चेकअप किया, चोटों को देखा और कहा, कैसा लग रहा है बेटी? ठीक,
मैं पट्टी खोल देता हूं, कुछ दवाई लिख रहा हूं, दिन में 2 बार लेना है, खाने के बाद। इस पर राजू ने कहा, हम अभी बाहर की दुकान से ले लेते हैं। डॉक्टर ने फिर कहा, वैसे तो दवाइयों से ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर कुछ तकलीफ लगे तो राजू भैया एक बार अगले हफ्ते फिर से ले आना चेकअप के लिए। हाँ, ले आएंगे। अब आप जा सकती हैं, अपना ध्यान रखना। राजू ने कहा, तुम जीप में चल के बैठो, हम दवाई लेके आते हैं। इतना कहकर राजू वहां से चला गया। तब सुनैया ने कहा, डॉक्टर जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। साड़ी के लिए धन्यवाद। कौन सी साड़ी? जो पहनी है। नर्स थोड़ा घबराई और बोली, जे तो हमने दी। तो सुनैया ने कहा, हाँ, लेकिन पैसे तो डॉक्टर साहब ने दिए। तब डॉक्टर ने कहा, यह साड़ी मैंने नहीं दी, शायद राजू भैया ने दी होगी। क्यों सिस्टर? नर्स ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, जी वो राजू भैया ने मना किया था बताने को, इसलिए आपका नाम ले लिया था। सुनैया ने फिर कुछ नहीं कहा, साड़ी की ओर एक बार नजर डाली और फिर बोली, हमारे पुराने कपड़े किथे कर दिए? नर्स बोली, वो तो राजू भैया को पता होगा। वो तीनों बात कर ही रहे थे, तब तक राजू भी दवा लेकर आ गया और बोला, चले? सुनैया ने जवाब दिया, हाँ। राजू ने डॉक्टर को 10 रुपए पकड़ाए और फिर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। कभी गांव आए तो अइयो हमारे घर, पिताजी बहुत याद करते हैं। जी जरूर आएंगे, पक्का आइए डॉक्टर साहब, राम राम। सुनैया और राजू बाहर निकले, जीप में बैठे और गांव की ओर चल दिए। तब सुनैया ने कहा, ये साड़ी तुम लाए, बेकार है का? तुम बहुत कुत्ते आदमी हो। राजू को हंसी आ गई। लोग तो हमें मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं। जे कौन है? क्या बात कर रही हो? तुम मिथुन चक्रवर्ती को नहीं जानती हो? गजब है, हमें बहुत पसंद है। जे बुशर्ट देख रही हो, उसी की स्टाइल का है, और हमारी जो कलम है ना, ये भी उसी की स्टाइल में कटाई है हमने। कभी फिल्म नहीं देखी का तुमने? नहीं। तुम एक भी हीरो हीरोइन को नहीं जानत है, सिर्फ राजकुमार को। सुनैया के भोलेपन पर राजू को हंसी आ गई। कौन सी फिल्म देखी? ही रांझा। केवड़िया भी हमाऊ रांझना था। इतना कहकर सुनैया शांत हो गई। राजू ने भी कुछ नहीं कहा। कस्बे से गाड़ी बाहर आई तो राजू ने एक ढाबे पर जीप रोक दी और बोला, कल रात को हम जय ढाबे की बात कर रहे थे, मस्त खाना में लथे थे, अंगुलियां चाटत रह जाओगी। दोनों जीप से उतरे और ढाबे के बाहर पड़ी खटिया पर बैठ गए। तब सुनैया बोली, हम मुंह धो के आते हैं। हाँ। इतना कहकर सुनैया अंदर ढाबे के पीछे चली गई। एक 14-15 साल का दुबला पतला लड़का राजू के पास आया और बोला, जयराम जी की भैया, जयराम जी के भोलू, का खिलाओगे? जो आप बोलो। 1 मिनट। वो राजू की समझ में नहीं आ रहा था कि किस नाम से बोले। तुम्हारी दीदी आ जाए फिर बताते हैं। ठीक है भैया, पानी पिला दो तब तक। हाँ भैया। लड़के ने पानी का जग लाकर खटिया पर बिछे पटे पर रखा। ढाबे पर गाना बजना शुरू हो गया। याद आ रहा है तेरा प्यार। मिथुन का गाना सुनकर राजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो साथ साथ गाने लगा, याद आ रहा है तेरा प्यार, यहाँ हम वहां तुम, हुए कहां तुम गुम, ढिन 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 ढिन। थोड़ी देर यूं ही गाते मस्ती करते हुए निकल गई। अचानक उसके दिमाग में खटका, सुनैया अभी तक नहीं आई, किधर रह गई? वो उठा और पीछे की ओर चल दिया। पीछे गया तो सुनैया कहीं नहीं दिखी, सिर्फ खेत ही खेत दिख रहे थे। तो वो भोलू से बोला, ए भोलू, वो लड़की किधर गई? उस खेत की तरफ गई थी पेशाब करने। तो राजू ने खेत की ओर भागना शुरू किया। साली बहुत ही ढीठ है, इतनी धुनाई हुई लेकिन बाज नहीं आई। किते चली गई ससुरी? बब्बन यादव को नहीं जानत, अब की बार सच में मार डालेगा।
राजू दौड़ता हुआ वापस जीप के पास आया और जीप स्टार्ट करके तेजी से ढाबे के बगल वाली सड़क से होते हुए खेतों की ओर चला गया। सुनैया खेतों में छुपते छुपाते भाग रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जा कहां रही है। न रास्ते का पता था न जगह का। भागते भागते वो थकने लगी थी। कमजोरी के कारण उसकी रफ्तार धीमी होने लगी। तभी उसे थोड़ी दूर पर गुजरते हुए वाहन दिखे। वो तेजी से रास्ते की ओर बढ़ने लगी। राजू जीप से खेतों की ओर देखते हुए चला जा रहा था। वहां से गुजरते हुए लोगों से पूछ रहा था, कल लोंडिया को इतने से जाते हुए देखा? एक राहगीर ने जवाब दिया, नहीं भैया। आगे जितने लोगों से भी पूछा, सबका जवाब ना में ही था। राजू बुरी तरह झल्लाने लगा। किधर मर गई ससुरी, बब्बन चाचा को काम दिखाएंगे। राजू यहां से वहां जीप घुमाता रहा, परेशान होता रहा। आसपास के गांव में जाकर भी पूछा कि कोई लड़की तो नहीं दिखी, मगर सबका जवाब ना में था। झुंझला के वापस गांव की ओर जीप दौड़ा दी। बब्बन चचा की तो लग गई, हाथ से निकल गई लौंडिया, अंग्रेजी दारू लेके जानी पड़ेगी। तभी उसे दूर रास्ते के किनारे सुनैया हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ती हुई दिखी। उसने गाड़ी तेज की और जब तक सुनैया के पास पहुंचा, सुनैया धड़ाम से जमीन पर गिर चुकी थी। राजू तेजी से जीप से उतरा और सुनैया के ऊपर चिल्लाया, दिमाग खराब है तुम्हारा, एक बात कान खोल के सुन लो। जैसे ही उसने सुनैया को पकड़ के उठाया तो उसे एहसास हुआ कि सुनैया बेहोश है। उसने सुनैया को गोद में उठाया और जीप में लिटाया। तेजी से जीप चलाते हुए एक गांव के एक नल के सामने गाड़ी रोकी। एक डिब्बे में पानी भरकर सुनैया के चेहरे पे छींटे मारे। सुनैया की आंखें खुली, मगर अभी भी वो पूरी तरह होश में नहीं आई थी। राजू ने वापस उसे जीप में अपने बगल में बैठाया और गांव की ओर चल पड़ा। ना भाग पाओगी बब्बन यादव के चंगल से। तुम उसे नहीं जानत हो, अगर वो अपनी पर आ गया तो आग लगा देगा जिंदा, समझ रही हो? सुनैया ने कुछ जवाब नहीं दिया। सूरज एकदम सर पे था। दोपहर की धूप तेज थी। सुनैया सीट से सर टिकाए एकदम बेहोश सी हालत में हल्की हल्की आंखें खोले बाहर खुले आसमान की ओर देख रही थी। अभी आपने सुना पीयूष श्रीवास्तव द्वारा लिखित और त्रिलोक की आवाज में लाल इश्क एपिसोड 3 नाकाम कोशिश। ये स्टोरी टेल की 2018 की प्रस्तुति है।